उमर साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो पीडीएल का मैंने जिस तरह जिक्र किया वो भी मुझे आप टाइम दीजिएगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, क्योंकि ये बजट प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ एक प्लस या माइनस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का नहीं होता है, ये एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है और ये इस अजम्पशन पे होता है कि मुल्क में अमन होगा, बॉर्डर्स आपके सिक्योर होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डिपेंडेंट है आपके क्रेडिबल डिफेंस पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी नेशनल कोहीजन पे। ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत कम यहाँ हम आएंगी, आपकी मजबूत दिफा और उसके साथ आपका जनाब स्पीकर एक अल्लाह भला करे एक मजबूत मईशत, ये आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करती है। जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि एक बंदर के हाथ में आप माचिस की तीली दे दें, उससे तो पूरे जंगल को हर जगह पे आग ही आग फैलानी है। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि ये दो अखबार हैं पाकिस्तान के आज, एक डॉन है और एक जनाब स्पीकर द न्यूज़ है। इस पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी अमेंडमेंट आपकी लिख दी। डज ही सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, डज ही सपोर्ट की ये बात करें कि जी ये डिफेंस मिनिस्टर की इन डीएल आपने लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है, बजाय 70 रुपए के 10 रुपए लगाएं। मोटर गैसोलीन 70 रुपए की जगह 10 रुपए, आपका सुपीरियर केरोसिन ऑयल 50 की जगह 10। जनाब स्पीकर, इन्होंने तो जो 1281 अरब रुपए इन्होंने लगाए हुए हैं कि आपका ये कहते हैं जी कि हम लोगों ने रुपए की वैल्यू 275 पे कंट्रोल की है, खाक कंट्रोल की है। जनाब स्पीकर, रुपए की कीमत इसलिए कंट्रोल हुई है क्योंकि आपने इंपोर्ट्स रोकी हैं, आपने मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, ये इंपोर्ट्स आपने रोकी हैं, आपने यहां से ट्रांसफर्स जो हैं पैसों की, रेमिटेंसेस की, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो रोका है, बैंक्स को स्क्वीज करके रखा हुआ है। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। और आज इस ऐवान में जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई तो हमें एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उसे यूनानिमसली पास करना चाहिए था, लेकिन अफसोस और सद अफसोस बैरिस्टर मलिक अकील पीछे। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आज इस ऐवान में एक रेजोल्यूशन टेबल हुई जो कि एक काउंटर रेजोल्यूशन थी, जो कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। और आज इस ऐवान में जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई तो हमें एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उसे यूनानिमसली पास करना चाहिए था, लेकिन अफसोस और सद अफसोस जनाब स्पीकर, अफसोस सद अफसोस कि ये वो पार्टी है जो कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी और आज इन्होंने उस रेजोल्यूशन के खिलाफ नो में कहा है। जनाब स्पीकर, एब्सोल्युटली शेमलेस लोग हैं ये लोग। जनाब स्पीकर, इनमें कोई शर्म, कोई हया नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जनाब स्पीकर, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन अफसोस होता है
कि ये क्लेम तो करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोटें दी हैं, लेकिन इनका कॉन्डक्ट देखा जाए जनाब स्पीकर, ये लोग मुल्क गद्दार हैं, ये लोग लॉबिंग फर्म्स के जरिए जनाब स्पीकर वहां पे पीआर फर्म्स हायर करके रेजोल्यूशन टेबल करते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन आज इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन टेबल हुई जो इन्होंने अपने पीआर और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू पास करवाई, और आज उसी रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली इस हाउस ने पास करना था और उस पर वोट किया जनाब स्पीकर आपके सामने है। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। मिस आशिया इसाक सिद्दीकी साहिबा। जी, बैरिस्टर गौहर साहब को दे। स्पीकर, बेसिकली ये पहले जब इस लॉ को लेके आए थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था। एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडे पे रखा बजट सेशन में, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसका एक ऑर्डिनेंस है, वो तो ऑलरेडी पहले लेके आ चुके थे। इसमें जो प्राइमरीली दो चीज़ें हैं, एक इसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है, और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि जो गलतियाँ हुई है उसको कवर करे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इट कुड नॉट बी डन दिस वे। बेसिकली जो पहले लॉ अमेंड हुआ था 1976 का भी लॉ, उसमें भी एक प्रोविज़न मौजूद था, और जो अमेंड हो गया और सब्सटीट्यूट हो गया बाय द इलेक्शन एक्ट 2017, उस वक्त भी इसमें ये डाला गया, सेक्शन 140 में ये डाला गया, और सेक्शन 140 में ये था कि द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल कंप्राइज ऑफ द जजेस के बारे में लिखा था हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सिर्फ सर्विंग जजेस उस ट्राइब्यूनल में जजेस बनेंगे, और ट्राइब्यूनल कंप्राइज होगा ऑन द सर्विंग जजेस। अब ये उन्होंने चेंज कर दिया उससे सिटिंग जजेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से तो कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती, ये आइन से मुतसादम है, और आइन से मुतसादम ऐसा है कि इसमें 2002 में 2003 में डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने जावेद जब्बार के केस में, और MKM का केस था जो लोकल गवर्नमेंट पे आया था, कि अगर आपने इलेक्शन जिस कानून के तहत कराए, इलेक्शन होने के बाद उस लॉ में ट्रिब्यूनल रिलेटेड आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो ये एब्सोल्युटली उस पर हमारी ऑब्जेक्शन है, और ये गलत है, और ये सप्लीमेंट्री एजेंडा पे भी नहीं आ सकता। ये जनाब स्पीकर, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए टू बी लेड फॉर बिफोर द पार्लियामेंट, और इस पर वोटिंग हो। ये सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की वायलेशन है, और इसमें कोई क्लाज ऐसा नहीं रखा गया कि नॉट विथस्टैंडिंग। जी, मिनिस्टर साहब का जावेद जब्बार केस का जो हवाला दिया गया सर, वो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में थी, और उसमें कहा गया था कि इलेक्शन होने के बाद आप कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। नंबर 1 सर, कानून साजी इस ऐवान का कुल्ली इख्तियार है, ये प्रेरोगेटिव इस हाउस का है कि वो कौन सा कानून बनाना चाहता है और कौन सा नहीं। इसमें कोई अदालत डिक्टेट नहीं कर सकती इस हाउस को, और मैं बारहा ये कहता हूँ एज अ डेमोक्रेट कि ये दिस राइट वेस्ट इन दिस सुप्रीम हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर्स। ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हाउस है, इस पे हमें इफ्स एंड बट्स पे नहीं पढ़ना चाहिए। और जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, आई एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं कह रहा हूँ कि उसके फैक्ट्स बिल्कुल फ़र्क है इस अमेंडमेंट का उस अमेंडमेंट। ये प्रोसीजरल इन नेचर है, वो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर ऑफ सेनेट था। इलेक्शन प्रोसेस किक इन होने के बाद अमेंडमेंट की गई, और वो लोग उससे डैमेज हुए जो कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स अदरवाइज एलिजिबल थे। वो एक फंडामेंटल राइट था जो टेक अवे हो रहा था, तो उन्होंने कहा इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। सर, ये एक बिनाइन अमेंडमेंट है, और उसका मकसद जो टाइम लाइन्स हैं उनको उससे सिंक्रोनाइज करना है, और कंसेंसस डॉक्यूमेंट। मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि 2017 के इलेक्शन एक्ट में मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक भी डिसेंटिंग वोट नहीं था। जो सिंगल मेंबर पार्टीज थी, शेख रशीद और एजाजुल हक साहब, वो भी उसमें बैठे थे, और ये दर्जनों मीटिंग्स के बाद तय हुआ था। इसमें किसी कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है, ये वही 140 ओरिजिनल शक्ल में बहाल हो रहा है। मेरी आपसे इस्तदा होगी कि हाउस की सेंस ली जाए सर इस पर। शुक्रिया। आलिया कामरान साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। पहले तो जो मैं एतराज़ करना चाहूँगी मोहतरम अपने वुज़रा से भी, कि सर हमने ये एक वतीरा बना लिया है कि हम कानून साजी को उसके बाकायदा जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए नहीं कर रहे। मुझे वो बिल बता दीजिए, उनकी तादाद बता दीजिए जो हमने रूल्स को सस्पेंड किए बगैर जो है पास करवाए हों इस हाउस से। तो सर हम इस पार्लियामेंट की बेतुकीरी तो खुद ही कर रहे होते हैं। क्यों, जब रूल्स के अंदर है कि एक बिल कमेटी से आएगा
2 दिन के बाद उसके ऊपर जो है किसी का दिल करे अमेंडमेंट दे नहीं दे और बाद में उसके ऊपर डिस्कस करके उसको पास करवाया जाए। तो मोहतरम, मुझे सबसे पहले इतराज़ इस चीज़ पे है कि रूल्स को सस्पेंड करके हमेशा आप अपने हर नेक काम को भी मुश्तबा चीज़ों में लपेट कर क्यों अवाम के सामने रखते हैं, क्यों मौका देते हैं अपोजिशन को भी इस पे बात करने का। सर एक बात, दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कमेटी के अंदर अगर आप इवन ये भी कहते हैं कि कमेटी के 20 रुकन थे और उसके अंदर हमारी भी फ़र्ज़ करें कोई जमात का बैठा हो बंदा और उसने एग्री भी किया हो, तो क्या ये सही नहीं है कि उन 20 लोगों की राय और यहाँ पर आपके पूरे अवाम की राय, इतने ज़्यादा लोगों की राय कुछ बेहतर फैसला कर सकेंगे? ये कानून साजी हम किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं ना जी। बताइए मिनिस्टर साहब, बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो फिर ठीक है, आप इसको आराम से मंडे को ले आएँ, 2 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सर पहले मैं ये कहूँगी, आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम ऐसे ही बेशक दाल बिल्कुल साफ़ हो, बज़ाहिर लगना शुरू होता है कि अच्छा ये तो सारी दाल ही काली है। सर मोहतरम, सिर्फ दूसरा मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपने क्या पीपी और नून लीग ने उस वक्त हाजिर सर्विस जजों की तैनाती के हामी नहीं थे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। और मोहतरम, जो इल्ज़ाम बकौल आप कहते हैं कि आप पे लग रहा है फार्म 47 के हवाले से, चले माना वो इल्ज़ाम है या कुछ लोग सच कह रहे हैं, तो आप उस इल्ज़ाम के ऊपर मोहर साबित कर रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि हाजिर सर्विस जजेस को हटा दिया जाए और उसकी जगह रिटायर्ड जजेस को ला के आप लोग अपनी मर्जी का काम करते। तो इसलिए प्लीज़ अपने ऊपर जो शक आपके ऊपर आ रहा है उसको, इस शकू को शबात को ख़त्म कीजिए और सिंपल जो है टाइम के मुताबिक और शुक्रिया, लेजिस्लेशन। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने अपोज किया। ये उमर अयूब साहब का माइक पर जी, बैरिस्टर गौहर साहब को दे। स्पीकर, बेसिकली ये पहले जब इस लॉ को लेके आए थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था, एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडे पे रखा बजट सेशन में, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसका एक ऑर्डिनेंस है, वो तो ऑलरेडी पहले लेके आ चुके थे। इसमें जो प्राइमरीली 2 चीज़ें हैं, एक इसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्ट